Good morning, everyone. So today we will discuss few more terms related to adsorptions. So you can see here what is occlusion. क्या होता है occlusion? When adsorption happens on metals, it is called occlusion. ये तो शॉर्ट डेफिनेशन है, बट अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो ऑक्लूजन क्या होता है, जब भी आप किसी गैसेस को एड्जॉर्ब करवाते हो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्लूजन. तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इट इज़ द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन गैस और लिक्विड ऑन लिक्विड और यू कैन से सॉलिड ऑन लिक्विड. तो आपको आंसर क्या करना है यहाँ पे, गैस ऑन सॉलिड. क्लियर. तो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ यू हीट अ पैलेडियम ट्यूब टू रेड हॉट विद हाइड्रोजन गैस trapped inside, the hydrogen gas will be adsorbed onto the surface of metal and partial vacuum will be created in the tube. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पैलेडियम की आप हीट करते हो रेड हॉट तक, तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है दैट विल एड्जॉर्ब, उस पर क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब. और उसी एड्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे उस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. क्लियर. So what is occlusion? It is the adsorption of gas on the surface of metals. So you have done the definition of adsorption already. So here two types of adsorptions are there. आप यहाँ देखोगे दो टाइप के adsorption है, one is positive, other is negative. ठीक है. मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन ऑलवेज कहाँ होती है, सरफेस पे. बट क्या होता है, कई बार कुछ मॉलिक्यूल्स बल्क में भी चले जाते हैं. ठीक है. तो एड्जॉर्प्शन अगर सरफेस पर ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सरफेस पर, एज़ कम्पेयर टू बल्क, तो उसे आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. क्लियर. क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज़ मोर ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एज़ कम्पेयर टू बल्क, आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. बट अगर आप यहाँ देखते हो इन केस ऑफ नेगेटिव, भाई मैंने बोला कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर भी चले जाते हैं पर सरफेस की बजाय अब अंदर ज़्यादा चले जाएं, तो उसे आप क्या बोलोगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन. क्लियर. तो एड्जॉर्बेट यहाँ क्या होता है, जो एड्जॉर्ब करने जा रहा है. एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जिसके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रही है. क्लियर. तो यहाँ आपको पता चल गया है. ठीक है. तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़. कंसंट्रेशन डिक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ जो है बल्क के लिए यूज़ किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ बल्क में कंसंट्रेशन क्या होती है, कम. तो बल्क में कंसंट्रेशन कम हुई तो यहाँ आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज़. यहाँ बल्क में बढ़ जाती है इसीलिए कंसंट्रेशन इंक्रीज़, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा बल्क का निकाला जाता है, सरफेस का नहीं. सो नेक्स्ट टॉपिक यू विल डू हियर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. सो फर्स्ट फैक्टर यू विल डू हियर क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. किसका नेचर पता लगाओगे आप, एड्जॉर्बेट का. ठीक है. कैसे भाई, एड्जॉर्प्शन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का. भाई आपको क्या करना है कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को लेकर आना है. ठीक है. तो सरफेस पे मॉलिक्यूल कौन से आएंगे, जो इजीली इवापरेट हो जाते हैं वो, या जो उसके ऊपर कंडेंस होंगे. आप क्या बोलोगे, जो कंडेंस होंगे, इवापरेट हो गई तो वो तो उड़ गए, तो एड्जॉर्प्शन तो हुई नहीं, सरफेस पर आए ही नहीं. तो अब आपने यहाँ क्या बोला है कि जो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट किस तरह से इस पर इफेक्ट करता है. अगर वो गैस जिसको आप एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो, ठीक है, वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाए, लिक्विफाइड हो जाएगी तो वो उड़ेगी नहीं, वो बल्कि नीचे आएगी. ठीक है. तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एड्जॉर्प्शन की बढ़ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ आप देखोगे आप क्या लिखा है, ईजिली लिक्विफाइबल गैस मीन्स हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड. जो ईजिली लिक्विफाइड हो रही है वो ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. और लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो रही है तो इट मीन्स उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो सरफेस की तरफ जाएंगे. ठीक है. अगर वो दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो वो इवापरेट हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपने एक वर्ड किया था 11th क्लास में, क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है. बहुत बार टीचर्स इसको देते भी हैं. तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ए सर्टन मिनिमम टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड. अबोव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. ये वो टेम्परेचर होता है कि जिससे नीचे वो गैस ईजिली लिक्विफाइड हो जाएगी. बट इससे अबव अगर आप देखोगे, उससे ऊपर वाले टेम्परेचर को देखोगे तो वहाँ वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगी. ठीक है.
तो किसी भी दो सब्सटेंस का या किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही वो, उतनी जल्दी ही वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर इसने बोला है कि अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, भी उस टेम्परेचर से ऊपर वो लिक्विफाइड नहीं होगी। ये पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा है, यहाँ ये दो सब्सटेंस या दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, भी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाइड होएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी गैस के। क्लियर? तो आप यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। तो आप देखोगे ये ऊपर वाली गैसेस हैं SO2, अमोनिया, CO2, मीथेन, CO, N2, H2, सभी का क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? SO2 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो क्या होगी, एड्जॉर्ब। आपसे पूछा जाए SO2 और अमोनिया में कौन सी जल्दी एड्जॉर्ब होगी, आप क्या बोलोगे? SO2, क्योंकि इसका SO2 का कितना क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 और अमोनिया का कितना है 406, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 गैसेस सच एज SO2 एंड Cl2 नहीं है ये, इट इज़ CO2, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? CO2 एंड अमोनिया आर इजली लिक्विफाइबल, आर एब्जॉर्ब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। क्लियर? तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा भी हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो वो इजली लिक्विफाइड नहीं होगा, लिक्विफाइड नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। यानी आप सीधे से बोल सकते हो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर इजी टू लिक्विफाइड एंड एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे बहुत बार क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, ठीक है, कई बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है कि कैसे ये एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे एड्जॉर्प्शन इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ शॉर्ट वे में लिख भी दिया है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस पे कैसे है, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर एड्जॉर्बिंग पावर। नेक्स्ट फैक्टर आप देखोगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है एड्जॉर्प्शन। आपको सभी को पता है कि जो गैसेस होती हैं अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो वो इजीली क्या हो जाती हैं, एड्जॉर्ब होंगी या नहीं होंगी, वो इजीली इवापोरेट हो जाती हैं, ठीक है, उड़ जाती हैं। भाई गैस उड़ गई तो एड्जॉर्प्शन तो नहीं हुई, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज़। तो टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन में रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्टली। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप देखोगे एक और कि द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लीचेटले प्रिंसिपल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज, क्योंकि आपने किया भी था 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लीचेटले प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो वहाँ आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज़, यानी वो फेवर तब करेगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दिस वी विल डू इन मैकेनिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक करोगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन और किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे। कैसे भाई, अगर आपको इतना ही एरिया दिया है तो ये स्पेस कम होगा, बट अगर आपको मैं इतना ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हूँ तो यहाँ स्पेस ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो ये इसके क्या होता है, डायरेक्टली, ठीक है, सरफेस एरिया की क्या होगा, डायरेक्टली। बट अगर आप एक चीज़ और देखोगे, एड्जॉर्बेंट विच हैज़ पोरस स्ट्रक्चर हैव हायर टेंडेंसी टू एड्जॉर्ब गैसेज बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। कैसे भाई, मैंने एक स्टोन लिया था वो सॉलिड फॉर्म में था, बट इसी को मैं अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है, इसके मैंने चूरे से कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो आप क्या बोलोगे, एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो इसने यही बोला है कि अगर कोई भी एड्जॉर्बेंट जिस पे एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो उसका नेचर कैसा होगा, पोरस होगा, तो वो ईजिली क्या कर लेगा, मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब, ठीक है। सो एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। नाउ वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, और यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या होता है इसके अंदर, अगर आप देखोगे मैकेनिज्म में कि हाउ एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस एंड वाई इट इज़ टेक प्लेस ओनली ऑन द सरफेस, कि एड्जॉर्प्शन सरफेस पर ही क्यों होती है। आप यहाँ देखो, जैसे ही मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आते हैं
तो ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि सभी को पता है कि जब अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे इसके सरफेस पर आ रहे हैं, यानी अटैच होने जा रहे हैं। अटैच होंगे तो एनर्जी रिलीज़ होएगी, और रिलीज़ के लिए साइन क्या आता है, नेगेटिव, दैट्स वाई डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। दूसरी टर्म अगर आप देखोगे डेल्टा एस भी क्या हो जाती है यहाँ पर, नेगेटिव। कैसे होगी नेगेटिव, कि अगर जब मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आते हैं तो वहाँ रैंडमनेस उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे। अब वो उसके सरफेस पर आने पर उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, अब सेटल। तो रैंडमनेस क्या होने की वजह से, लेस होने की वजह से डेल्टा एस भी यहाँ क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, आपने 11th क्लास में किया था यहाँ पर कि गिब्स फ्री इक्वेशन की थी, दैट इज़ क्या थी, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ आप देखोगे अगर ये आप वैल्यूज़ इस वैल्यू में देखोगे तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ही रिएक्शन होगी। आपने किया था ना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, अगर डेल्टा जी क्या हो जाए, नेगेटिव। तो आपको डेल्टा जी को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तभी ये रिएक्शन हो सकती है, यानी तभी ये एड्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको पॉसिबल करोगे, तो अब यहाँ आप इक्वेशन में देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एड्जॉर्प्शन होने के लिए टी डेल्टा एस की वैल्यू को आपने क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़। विच जितना टी डेल्टा एस बढ़ेगा उतना डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। ठीक है, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। बट वेन एवर मैकेनिज्म विल कम यू विल हैव टू राइट इन दीज फॉर्म। ठीक है, आप इस तरह से मैकेनिज्म लिखोगे, इस तरह से पॉइंट बनाकर, क्योंकि कई बार ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि मैकेनिज्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कि एड्जॉर्प्शन सरफेस पर क्यों होती है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। सी हियर दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखोगे जो इस बीकर के अंदर आपने कोई सपोज लिक्विड लिया हुआ है। अगर आप देखोगे जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये सेंटर में मॉलिक्यूल है, क्या ये अपने ही टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है? आप बोलोगे यस, क्यों? क्योंकि इसके अराउंड भी तो वही मॉलिक्यूल्स होंगे जो ये है। बट अगर आप कहोगे कि अगर सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्या ये अपने चारों तरफ सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है? नहीं, ये नीचे से तो सराउंडेड है बट नॉट ऑन अपर साइड, ऊपर से नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कैसे हैं, गैसियस स्टेट में, बट नीचे की तरफ कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में। तो आप क्या बोलोगे कि जब भी मॉलिक्यूल सेंटर में होता है यानी बल्क में होता है, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होने की वजह से इस पर जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी ज़ीरो। बट अगर आप सरफेस मॉलिक्यूल की बात करते हो तो यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल सेम टाइप की कहाँ है, नीचे। तो वो इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, नीचे की तरफ पुल करते हैं। इसी वजह से इसमें अनबैलेंस फोर्स अराइज होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। इसी रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब होने जा रहे होते हैं वो क्या होने लगते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट। क्लियर? सो यू विल हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एड्जॉर्प्शन अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस पार्टिकल ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट एज इनसाइड द बल्क। क्लियर? तो इस सेम इन्वायरमेंट में नहीं होते जो सरफेस पर है, किसके कंपैरिजन में, जो बल्क में है। ठीक है, तो इसी की वजह से इनके बीच में क्या आ जाता है, फोर्स अराइज हो जाता है, दैट रिटन इन सेकेंड पॉइंट, एड्जॉर्बेंट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। जो कहाँ हो, बल्क के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, बट अगर आप देखोगे जो मॉलिक्यूल्स सराउंडेड नहीं होता सेम टाइप से, यानी सरफेस पर होता है, उसके अंदर कौन सी फोर्स आ जाती है, रेजिडुअल। ठीक है, तो इसी रेजिडुअल फोर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। उसके बाद आपने एनिमेशन के थ्रू देखा था कि जो प्रोसेस होती है एड्जॉर्प्शन, दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, वहाँ एंट्रोपी आपने किया था, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, एड्जॉर्प्शन को कैरी आउट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, उसे भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव।
So thermodynamically you can explain this mechanism in this form. अगर थर्मोडायनामिकली मैकेनिज्म पूछते हैं तो आपको यहाँ ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव, अगर आप टी डेल्टा एस को क्या बना दो, मोर पॉजिटिव, ठीक है। इन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस विच इज़ स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से डेल्टा जी क्या हो जाती है, नेगेटिव। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इक्विलिब्रियम इज़ ऑब्टेन्ड, तो आप इसको थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे। आपने देखा होगा कि अगर क्लास में 10 सीट्स हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स को वहाँ बैठना है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट आने वाला है वो इजीली बैठ जाएगा क्योंकि उसके लिए 9 सीट्स और अवेलेबल है। बट अगर सेकंड स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि अब उसके लिए 8 ही अवेलेबल है। थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, इस तरह से जैसे जैसे स्टूडेंट्स अंदर आते जा रहे हैं सीट की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, स्पेस अवेलेबल कम होता जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सिटिंग जो होती है वो सिटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर, डिफ़िकल्ट। इन द सेम वे जैसे एड्जॉर्प्शन होने लगती है, मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस पे आने लगती हैं वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, तो डेल्टा एच भी क्या होने लगता है, लेस एंड लेस नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या बनने लगेगा वहाँ पे, नेगेटिव, उसकी वैल्यू कम होने, नेगेटिव फॉर्म में कम होने लगेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी डेल्टा एस के। जैसे ही डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगी वहाँ पे, 0, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी वहाँ 0 हो जाएगी और उस स्टेट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने मॉलिक्यूल्स, मैंने बोला कि जैसे 10 सीट ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो 2 बच्चे और अंदर आए तो 2 को उठ के जाना पड़ेगा। जैसे ही सरफेस पूरा कवर्ड हो जाएगा, अगर 3 मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे आएंगे तो 3 को इवापरेट होना पड़ेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. So you will have to read up to this. Thank you.